नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिकल है अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉज, जिसका कोड है A060102P। तो अभी तक हम जो हैं 2 यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो आपका यूनिट नंबर 3 का जो पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो सिलेबस में इसके है आपका जेंडर सेंसिटिविटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेशन बिल्डिंग, अफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहला जो जेंडर सेंसिटिविटी है ये है आपकी लिंग संवेदनशीलता। दूसरा जो है इसमें है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता। नेशन बिल्डिंग का मतलब है राष्ट्र निर्माण, और अफर्मेटिव एक्शन हो गए सकारात्मक कार्रवाई, और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का मतलब है सार्वभौमिक मानवाधिकार। तो ये सारे के सारे इसके टॉपिक हैं। इनमें से आप किसी भी एक टॉपिक को लेकर अपनी फाइल को रेडी कर सकते हैं। इन टॉपिकों के बारे में और थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले है जेंडर सेंसिटिविटी। तो लिंग संवेदनशीलता क्या होती है? लिंग संवेदनशीलता का मतलब है पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को समझना, यानी कि पुरुषों और महिलाओं का जो रेशो है उसको आपको समझना है। तो इसी को हम बोलते हैं लिंग संवेदनशीलता। तो ये जो है कहाँ पे लिंग संवेदनशीलता ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्यों है, इस तरह के इस पर बहुत सारे प्रश्न हैं। और यह एक ऐसा व्यवहार है जिससे भेदभाव से बचा जा सकता है, यानी कि जो महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है एक आदमी के मुकाबले, तो ये सारी की सारी उसी के अंदर आती हैं। तो जो इनसे जो जुड़े हुए जो इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं या संबंधित हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं कि लिंग संवेदनशीलता से लोगों में मौलिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ती है। लिंग संवेदनशीलता से लोगों में सम्मान और करुणा का भाव बढ़ता है। लिंग संवेदनशीलता से स्वास्थ्य बेहतर होता है। लिंग संवेदनशीलता से लैंगिक भेदभाव को खत्म करने में मदद मिलती है। लिंग संवेदनशीलता से समाज में शांति और समृद्धि आती है, यानी कि समाज जो है समाज में शांति होगी और वो समृद्ध होगा। उसके बाद है लिंग संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं जैसे विश्रुति कार्यक्रम, जागरूक नागरिक कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, भारत स्काउट एवं गाइड्स, और कार्यशाला, सेमिनार, रोल प्ले, मार्गदर्शन और परामर्श। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो उस एक कार्यक्रम के ऊपर भी आप अपनी फाइल तैयार कर सकते हो। जैसे जो अगली यूनिट है उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे आपके। जो भी गवर्नमेंट के कैंपेन होते हैं, कैंपेनिंग चलाती है गवर्नमेंट, यानी कि जैसे उसने कोई भी अभियान चलाया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, या गरीबी मिटाओ अभियान है, या सर्व शिक्षा अभियान है। तो इस तरह का कोई भी आप एक अभियान पर अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं अगर आप उसमें भी कंफर्टेबल होते हैं तो। ठीक है, तो इस जो ये टॉपिक है आपका, इसके बारे में मैं और थोड़ा सा आपको बता दूं। तो मैंने और भी इसके बारे में देख रखा लिया है। तो अभी 2 मिनट की रोक। तो लिंग संवेदनशीलता के ऊपर जो है एक काफ़ी क्योंकि चर्चित विषय है, तो इस पर जो फाइल बनती है काफ़ी आकर्षक फाइल बनती है। और जो लिंग संवेदनशीलता है को अगर सरल शब्दों में हम बात करते हैं तो उसमें लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबंधित करके व्यवहार में बदलाव के रूप में समझा जा सकता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय लैंगिक संवेदनशीलता का एक केंद्र है क्योंकि यह राज्य का एकमात्र लड़कियों का सरकारी कॉलेज है जहां पर हर साल हजारों छात्राएं स्नातक होती हैं और अपने साथ यहाँ प्रशिक्षित मानसिकता लेकर जाती हैं। उसके बाद राजकीय कन्या महाविद्यालय में लिंग संवेदनशीलता के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 5 वर्षों में इसके द्वारा किए गए कार्यक्रमों में परिलक्षित यानी कि दिखाई देती है। लिंग संवेदनशीलता किसी विशेष लिंग की संवेदनशीलता ज़रूरतों को समझने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं है। यह हमें अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विश्वासों की जांच करने में मदद करता है। इस प्रकार उन वास्तविकताओं पर सवाल उठता है जिनके बारे में हमें लगता है कि हम जानते हैं। शैक्षणिक संस्थान विचारों को प्रेरित करते हैं और धारणाओं को सही करते हैं,
यदि आवश्यक हो शिक्षा एक अधिक लोकतांत्रिक समाज के विकास को सक्षम बनाती है, जो लिंग समानता को एक मौलिक सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकार करने के दृष्टिकोण को बदलने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये एक किसी भी एक संस्था को लेकर उन्होंने जो है लिंग संवेदनशीलता के ऊपर जो फाइल तैयार की थी, वो पूरी की पूरी फाइल ही है ये। इसमें जो है RKMV में लिंग संवेदीकरण पर हमारा उद्देश्य जो है वो है न्याय का माहौल बनाना, सकारात्मक मूल्यों को विकसित करना, ताकि युवा विकासशील मन में पूर्वाग्रहों को मिटाया जा सके, क्योंकि वे निष्पक्ष समाज की ओर प्रगति करते हैं। इस तथ्य को सराहना करना कि प्रत्येक महिला के अधिकार उसके पुरुष सक्षम के समान ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों एक समान हैं। निष्पक्ष प्रथाओं के साथ समावेशी लिंग विविधतापूर्ण कार्यस्थल का निर्माण करना, यानी कि महिला और पुरुष दोनों एक स्थान पर एक साथ मिलकर समान अधिकारों के आधार पर कार्य कर सकें। लैंगिक समानता संबंधी चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर व्यवहार में संशोधन की दिशा में काम करना। एक खुले दिमाग वाला समाज बनाना, यानी कि खुले दिमाग का समाज मतलब कि इसका मतलब है कि महिला और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, इस तरह का एक समाज बनाना। क्योंकि आज भी हमारे समाज में आपको दिखाई देता होगा कि महिलाओं के प्रति काफ़ी ऐसे भेदभाव हैं कि भाई ये काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं, या ऐसा नहीं पहन सकती हैं पहनावा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी भी यहाँ पे ये लिंग संवेदनशीलता के जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद उन्हें एक संवैधानिक अधिकारी को यानी कि संविधान के द्वारा उन्हें सुरक्षा और अधिकारों के उपायों से परिचित कराना और मार्गदर्शन प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था द्वारा एक सुनिश्चित समावेशी कार्यक्रम विकसित किया गया है, जो कि शिक्षा लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। इसलिए संस्था पाठ्यक्रमों और आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में सक्रिय रूप से काम करती है। लिंग संवेदीकरण योजना, व्याख्यान, सेमिनार, वार्ता, कार्यशालाओं और वाद विवाद के माध्यम से जागरूकता पैदा करती है। लड़कियों को कॉलेज के NCC और NSS विंग में भाग लेने और नामांकन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि इससे उनमें ताकत, आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। लिंग संवेदनशील माहौल को सुविधाजनक बनाने के लिए महिला शिकायत प्रकोष्ठ भी शिकायतों के मामलों से निपटता है, जहां आमने सामने बातचीत और परामर्श के मुद्दों का समाधान होता है। यह सेल विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिलाओं अध्ययन के विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में UGC के दिशा निर्देशों के माध्यम से रखते हुए स्थापित किया गया था। लिंग के प्रति संवेदनशील माहौल लड़कियों को अपनी क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम बनाना है, क्योंकि यह आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। संस्था की विस्तार गतिविधियों को इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस उद्देश्य के प्रति विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और कर्मचारियों और छात्रों के बीच एक इंटरैक्टिव सत्रों को प्रोत्साहन किया गया जाता है। तो संचार और चर्चा का एक खुला मंच मुद्दों को समझने और हल करने में सहायक होता है। इस उद्देश्य के लिए की जाने वाली बैठकों में उपायों की नियमित समीक्षा की जाती है और तदनुसार बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए 2 से 8 मार्च 2016-17 की प्रख्यात वकील शीतल व्यास द्वारा घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का एक व्याख्यान आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया था। 28 फरवरी 2017 को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण गतिविधियाँ विषय पर एक और व्याख्यान आयोजित किया गया था, जिसमें 70 छात्रों ने भाग लिया। चूँकि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए 2 से 8 मार्च 2016-17 में ईव टीजिंग के विषय पर SHO शिमला सर्कल द्वारा एक व्याख्यान आयोजित किया गया था। वर्ष 2018-19 में बेटी बचाओ तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर एक नाटक का आयोजन किया गया
तथा गुड़िया हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में 555 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस योजना को 2019-20 में जारी रखते हुए 17 नवंबर 2019 को छोटी गुरु माँ द्वारा आत्मरक्षा का प्रदर्शन एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 655 छात्रों ने भाग लिया। 3 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर लक्ष्मी सिंधु द्वारा महिला सुरक्षा की चुनौतियों पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया, जिसमें 550 छात्रों में शामिल हुए। तो ये सारे के सारे जो हैं आप जो हैं इसमें तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लिंग संवेदनशीलता के मामले पर अपनी या इस टॉपिक पर अपनी फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें समस्याएं हैं और क्यों कौन कौन सी समस्याएं इसमें सामने आ रही हैं और गवर्नमेंट के द्वारा उनका समाधान किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार की योजनाएं गवर्नमेंट बना रही है लड़कियों के लिए या जो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जो भी योजनाएं बना रही है उनका भी अपने फाइल के अंदर अब उनको समावेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी फ़ाइल बनेगी काफ़ी अच्छी बनेगी। किसी भी एक गांव को लेकर आप अपनी फ़ाइल को बना सकते हैं कि भाई उस गांव में कितने लोग हैं और महिलाओं की क्या सोच है, तो इस तरह से बना सकते हैं। पूरा गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में कितना महिलाएं जागरूक हैं, तो इस तरह से पूरा कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जो अगला टॉपिक है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत को अगर हम देखें तो 28 राज्यों में और सभी राज्यों में अगर साउथ में जाए तो आपकी अलग भाषा, अलग पहनावा, अलग खान पीन है। इतनी विविधता होते हुए भी हम एक देश के अंदर एक झंडे के अंदर कार्य कर रहे हैं या हम रहते हैं या हम मिलजुल कर सारे काम करते हैं। तो ये जो जितनी डाइवर्सिटी यानी कि विविधता है उसके बाद भी हमारे में कितनी एकता है उस पर अपनी आप फाइल तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के उद्देश्य से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विविधता में एकता का मतलब है अलग अलग असमानताओं के बावजूद भी लोगों में एकता और अखंडता का होना। यह एक मुहावरा है। इसका इस्तेमाल विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बीच एकता दिखाने के लिए किया जाता है। विविधता में एकता का मतलब है लोगों को उनकी मान्यताओं, संस्कृतियों, विचारधाराओं वगैरह से के आधार पर बांटना सही नहीं है। विविधता में एकता की अवधारणा भारत में बहुत सटीक बैठती है। विविधता में एकता की अवधारणा बहाई धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। विविधता में एकता की अवधारणा को भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया था। विविधता में एकता की अवधारणा को स्वामी शिवानंद के शिष्यों ने इस्तेमाल किया था। विविधता में एकता का मतलब है कि हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। इस अवधारणा से समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो जो इस पर भी आप फाइल तैयार कर सकते हैं। तो आप पूरे के पूरे देश के ऊपर और किस तरह की स्कीम गवर्नमेंट बना रही है ताकि जो है सभी एकजुट होकर काम कर सकें या एकजुट होकर रह सकें। इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो अलग अलग राज्यों में जो वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें सभी के लिए समान अवसर के वो जो है अवसर उपलब्ध कराती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में जो उन पर आप अपना फाइल को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में स्वशासन की एक ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना शामिल है जो राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों और जो राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान करने में प्रभावी हों। इसमें राष्ट्र की अपने मामलों के बारे में समय समय पर रणनीतिक रूप से सूचित निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। मूल राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मूल राष्ट्र प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक स्वशासन और स्वनिधिता निर्धारित और सतत सामुदायिक विकास के लिए अपनी क्षमता को मजबूत करता है। जो आपका है मूल राष्ट्र पुनर्निर्माण के 5 प्रमुख सिद्धांत। राष्ट्र निर्माण में स्वशासन की ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना शामिल है जो राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों और जो राष्ट्र की चुनौतियों का समाधान करने में प्रभावी हों। इसमें राष्ट्र की अपने मामलों के बारे में समय पर रणनीतिक रूप से सूचित निर्णय लेने और उन निर्णयों को लागू करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। इसमें काम करने वाले समाजों के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक प्रयास शामिल है। दूसरे शब्दों में राष्ट्र निर्माण दृष्टिकोण यह समझाता है कि जनजातियाँ केवल हित समूह नहीं बल्कि मानव समाज की क्लासिक समस्याओं का सामना करने वाले
राष्ट्रों को संचालित करती हैं। मूल राष्ट्र पुनर्निर्माण के प्रमुख 5 सिद्धांत। स्वदेशी राष्ट्र निर्माण के बारे में नेटिव नेशनल इंस्टीट्यूट की समझ, हार्वर्ड प्रोजेक्ट ऑन अमेरिकन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1986 में स्थापित और NNI 2001 में स्थापित द्वारा 35 वर्षों के शोध से उभरी है। हमारे शोध प्रयासों से उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की है कि जिनके तहत स्वदेशी राष्ट्र में निरंतर और स्व निर्धारित सामुदायिक विकास सफल हो सकता है। परिणाम बताते हैं कि 5 तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो है अगला जो है आपका अफर्मेटिव एक्शन, तो आप इस पर भी अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है। तो सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है उन नीतियों और प्रथाओं को अपनाना जिनका मकसद कमज़ोर समूहों को समान अवसर देना होता है। नीतियों का मकसद रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव खत्म करना और विविधता बढ़ाना होता है। सकारात्मक कार्रवाई को आरक्षण, वैकल्पिक पहुँच या सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। सकारात्मक कार्रवाई के जरिए कमज़ोर समूहों के लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अन्य आवेदकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। सकारात्मक कार्रवाई के जरिए गरीब लोगों को रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलते हैं। सकारात्मक कार्रवाई के जरिए कार्यस्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में विविधता बढ़ती है और इसके जरिए भेदभाव के कारण हुए नुकसान को ठीक किया जाता है और भविष्य में भेदभाव को रोकने की कोशिश की जाती है। और जो लास्ट का यूनिट है आपका सार्वभौमिक मानवाधिकार, यानी कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं या लॉ हैं उनके बारे में। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को मंजूरी देने के उपलक्ष्य में प्रति 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 में UDHR की 75वीं वर्षगांठ है। 2023 विषय सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। मानवाधिकार क्या है? ये जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या अन्य किसी स्थिति की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित अधिकार है। इसमें जीवन का अधिकार, दासता या यातना से मुक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम तथा शिक्षा का अधिकार एवं बहुत कुछ शामिल है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। तो ये सारे हैं और इसमें एक फ़ाइल और है जो मैं आपको बता दूं। तो मानवाधिकार क्या हैं? तो ये मैंने बताया कि यदि ये जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या अन्य किसी स्थिति में की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों के लिए अंतर्निहित अधिकार हैं। इनमें जीवन का अधिकार, दासता या तथा यातना से मुक्ति, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम तथा शिक्षा का अधिकार एवं बहुत कुछ सम्मिलित है। नेल्सन मंडेला का भी मैं वाक्य बता दूं, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा तथा अधिकारों में समान है, तथा अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने का हकदार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार, कुछ कानूनों को बचाने एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ये इसका जो परिचय है इसके बारे में आप पूरा का पूरा अपनी फ़ाइल रेडी करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसकी उपलब्धियाँ और इसके घोषणाएँ, क्या इन्होंने क्या क्या घोषणाएँ की हैं वो हैं, क्या क्या इनकी स्कीम अब चल रही हैं, क्या क्या इनके जो कार्यकलाप हैं, वो सारे के सारे आप इस टॉपिक पे अपना रेडी कर सकते हैं। तो एक यूनिट और बची है ताकि आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आपके ये सभी कुछ आपका यूट्यूब पर अपना डालता हूँ कंटेंट। और अगर कंटेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझने में दिक्कत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें।
मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें उसे लाइक। धन्यवाद।